सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला जो है हमारी, वो क्या है? अगर मान लो आपके पास एक हाइपरबोला है, ठीक है, इस तरह का, और ये हाइपरबोला है, ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उससे रिलेटेड ही है। ये हाइपरबोला है और एक एलिप्स है जो कॉन्फोकल है। कॉन्फोकल मतलब इन दोनों के फोकस सेम सेम जगह है, ठीक है, इसका फोकस ये है और इसका भी फोकस ये है। तो अगर हम कहीं पे देखें जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, इन इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या ये ऑर्थोगोनल होगा? देखो, जैसे अपन यहाँ पे कोई भी रे आती है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस पॉइंट से पास होके कहाँ बाहर की तरफ जाएगी, फोकस से दूर की तरफ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो इसका नॉर्मल था, मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट थी हाइपरबोला की, वो क्या था? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और जो यहाँ पे नॉर्मल था, वो हमारे एलिप्स के लिए क्या था? टेंजेंट था। तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। बताओ, एलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के अच्छा। थ्रू हम ये बता सकते हैं। दोनों के लिए हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, ठीक है। तो जो इस फोकस से ये एस डैश है और ये एस है, ठीक है, इस फोकस से जो रे आती है वो आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद, एलिप्स से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ? दूसरे फोकस के साइड जाती है। और हाइपरबोला से रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट और यस सर। नॉर्मल देखें, वो क्या है? इनके एंगल बाइसेक्टर थे। और वो अगर हाइपरबोला की यस टेंजेंट सर। है, वो क्या हो गया? एलिप्स के लिए नॉर्मल। और एलिप्स का जो टेंजेंट है वो हाइपरबोला के लिए नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन नोट कर लेंगे यस सर। इसको। यस। दस, इट कैन बी प्रूवन, इट कैन बी प्रूव, इट कैन बी प्रूव्ड दैट if an ellipse if an ellipse and a hyperbola have foci same foci, then they are they are okay, then they cut orthogonally, ठीक है, they cut at right angle at any point of at any point of their intersection, at any point of their intersection, any point of their, जितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं सब पॉइंट पे क्या होगा? ऑर्थोगोनली होगा, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब देखो इसमें रिलेशन क्या होगा हमेशा। अब कॉन्फोकल है तो एक रिलेशन आ जाता है यहाँ पे। क्या क्या रिलेशन आ जाता है? अब देखो कि जैसे मान लो कि हमने एलिप्स का इक्वेशन लिख दिया, एग्जांपल फॉर लेट ए एलिप्स, तो कॉन्फोकल होगा। तो एलिप्स का इक्वेशन अगर ये है हमारे पास, लेट एन एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन आपके पास मान लो ये वाला है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो कि ये हमारा ए था, ये ए स्क्वायर मतलब ये ए है, ठीक है, यहाँ भी ए है, ठीक है। तो ये वाली, अब यहाँ पे आप देखो कि हाइपरबोला के लिए इधर ए होता है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का हाइपरबोला के लिए ए होता है, इसको मैं ए डैश लिख देता हूँ। तो बताओ ए डैश क्या होगा? एक कुछ कांस्टेंट डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसके लिए एक्स स्क्वायर हाइपरबोला का क्या होगा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जो के स्क्वायर की वैल्यू है ना, के स्क्वायर जो के है हमेशा, वो आपका 0 से बी से ग्रेटर और ए, बी और ए के बीच में होगा हमेशा, है ना। अगर बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी वाला केस है तो के की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी?
बी से ए के बीच में रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलो, तो इस पे क्वेश्चन लिखेंगे अपन यहाँ पे, है ना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ellipse and hyperbola are orthogonal, ठीक है। तो एग्जाम आपको ए ऑप्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 19 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 17 इक्वल टू 1, ठीक है। एंड बी ऑप्शन चेक करने हैं आपको कौन से ऑर्थोगोनल होंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 17 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 15 इक्वल टू 1 एंड सी पार्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 15 minus y square upon 13 equal to 1 and d x square upon 49 plus y square upon 25 equal to 1 and x square upon 13 minus y square upon 11 equal to 1, ठीक है। तो इसके लिए हम सबके लिए ए ई कॉमा जीरो निकाल के नहीं देखेंगे, डायरेक्टली चेक कर लो कि आप वैसा कुछ बन रहा है क्या। जो मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी एलिप्स अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसके जो ऑर्थोगोनल हाइपरबोला बनेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस ओके माइनस और वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या बताओ, पहले वाले में कुछ ऐसा आ रहा है? डिफरेंस देखो आप, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है सर 81 का, ठीक है। कितना 81 आ रहा है ना। अब ये मतलब ये क्या लिखा हुआ आपका 100 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा हुआ 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस यस 9 सर, स्क्वायर, तो यस दिस इज सर, 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अब ये वाला क्या लिखा हुआ है 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, तो यस सर, ठीक है। यस तो सर, फिर ऑर्थोगोनल है पहला वाला, ट्रू है। ऐसे ही दूसरे वाले में देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है 64 का, ठीक है। यस तो सर, ये क्या लिखा हुआ हमारे पास 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो ये क्या 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये 49 है यहाँ पर। तो दूसरा वाला सही है क्या, 8 स्क्वायर 64 यस माइनस, सर, ये भी ट्रू है, ये भी ऑर्थोगोनल है। सारे ऐसे चारों इसको ट्रू हैं। है ना, चारों हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी चारों में सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो चारों हमारे ऑर्थोगोनल है। आ गया समझ में कैसे चेक करना है अपने को, यस सर, यस ठीक है। नोट कर लो इनको, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला circumscribing a triangle also passes through the orthocenter, also passes through the orthocenter of triangle if, ठीक है, if T1 T2 T3, ये तीन पॉइंट्स हैं, if T1 T2 T3 are the points of triangle, ये क्या है वर्टेक्स पॉइंट है ना, देन
ऑर्थोसेंटर, देन ऑर्थोसेंटर इज माइनस सी T1 T2 T3, माइनस सी T1 T2 T3 प्रोडक्ट में है, कॉमा माइनस सी T1 T2 T3, ठीक है। तो देखो जिस फॉर्म के पॉइंट्स आ रहे हैं ये तो मतलब आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है ये, देखो कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान लो इस टाइप के हैं, ठीक है। ये इस पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, तीन तीन पॉइंट आपके T1 T2 T3 हो गए। ये मान लिया T1 है, ये आपका T2 है, ठीक है, और ये कोई T3 है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो भी मान लो कहीं आपका इसी पे आएगा। जैसे ऑर्थो सेंटर हम मान लेते हैं कि यहाँ है ऑर्थो सेंटर, चलो ठीक है। इसका ऑर्थो सेंटर अगर यहाँ है तो वो पॉइंट भी हमारा किस पे लाई करेगा, हाइपरबोला पे। और इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें ध्यान रखने हैं ना, ये कोऑर्डिनेट ध्यान रखने हैं तुम्हें, C1 C अपॉन T1 T2 T3 माइनस सी T1 T2 T3। अब इनको कैसे निकालेंगे हम, देखो इसकी थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है बट अपन कैसे करेंगे देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, कोई भी ट्रायंगल है ना, कोई भी ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, हम किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड में परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर ऐसे दूसरे वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं। अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। यस। तो जब हम ऐसे T1 T2 करके लेंगे ना, मान लो इसका इस लाइन का इक्वेशन निकाला हमने, ठीक है, ऐसे इस लाइन का इक्वेशन निकाला, फिर इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला और इससे परपेंडिकुलर डाला, तो ये कुछ मतलब यहाँ पे कट गया, कट कर गया। चलो इसको ना यही बना देते हैं अपन, यहाँ बनेगा वैसे है ना डायग्राम। ये डायग्राम में आप यहाँ मान लो कि ये यहाँ बन रहा है, ठीक है। ऐसे हम तीसरे वाले पॉइंट से, अभी तीसरा वाले पॉइंट से तो इस पे इंटरसेक्ट डायग्राम से ही नहीं बन रहा है ना, इसको चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट अपन मान लो कि इस पे ही आने चाहिए, ठीक है। फिर से बना देता हूँ, ये है, ठीक है ऐसे। अब ये पॉइंट तो हमारे कहीं भी हो सकते हैं, अपन मान लेते हैं कि इस पे इस तरह का मान लेते हैं, चलो ठीक। ये हो गया C1 C2 C3 कहीं भी हो सकते हैं हमारे, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर हो, है ना, इसका जो ऑर्थो सेंटर हो वो मान लो इस पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। ऐसे इस पे सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो पॉइंट है ये कहीं इसी पे होगा। और इसको थोड़ा और थोड़ा और अंदर बनाते हैं, है ना। ये मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, अभी सही बन रहा है। ये है परपेंडिकुलर, हमने दो अल्टीट्यूड बनाया और ये कोऑर्डिनेट जो है ये इसी हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम इसका इक्वेशन, निकालें एक बार इस लाइन का T2 T3 का, वो T1 T2 के फॉर्म में आएगा। फिर T1 T3 का निकालें साइड का इक्वेशन, उसके बाद इस T2 से ये परपेंडिकुलर का इक्वेशन और ऐसे परपेंडिकुलर का इक्वेशन। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारे जो इंटरसेक्शन आते हैं वो इस फॉर्म के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, बस ऐसे ही लटके रखने हैं। इससे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बोलेगा कि ये तीन पॉइंट हैं और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे है, उसके ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या आ जाएगा, सी T1 T2 माइनस सी T1 T2 T3 माइनस सी T1 T2 T3 ऐसे करके, ठीक है। कर लोगे, बताओ। एक मैंने और यस सर। आपको एक और मैंने वो वाला प्रूफ तो करा ही दिया था, दूसरा एक T1 T2 T3 T4 वाला जो सर्किल पास होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से, उनके प्रोडक्ट कोई भी ऐसे है और वो जनरल सर्किल इसको चार जगह इंटरसेक्ट करता है, तो उन चारों पॉइंट का प्रोडक्ट हमने निकाला था, क्या आया था 1। बताओ, 1। ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो बस ये लास्ट प्रॉपर्टी है, यस। इसको भी नोट कर लो, है ना। फिर अपन कुछ एक चीज और कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये नोट हो गया, ठीक है। फिर अपन एक लास्ट चीज करेंगे, एसिम्पटोट्स, है ना, एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे एसिम्पटोट क्या होता है, जैसे हम टेन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, बताओ 10x का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनता है 0 π/2 पे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे π/2 पे नॉट डिफाइन हो जाता है। π/2 पे नॉट डिफाइन का क्या मतलब है कि अगर इस
इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट पे इसकी टेंजेंट बन जाएगी। बताओ ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, मतलब x इक्वल टू π/2, तो ये tan x की टेंजेंट हो जाएगी π/2, ठीक है, इनफाइनाइट पे। तो जहां भी ऐसे इनफाइनाइट पे टेंजेंट बन रही होती है वो हम क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट बोलते हैं। तो ऐसा इसमें भी होता है हाइपरबोला में, ठीक है। हाइपरबोला में देखो क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई हाइपरबोला है इस तरह का, लेट्स, ये हाइपरबोला है, ठीक है, और ओके ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक। तो इसके यहाँ से मान लो हम सेंटर से बनाए या कोई भी टेंजेंट है जो इनफाइनाइट पे टच करती है। तो अच्छा, इसके हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाले थे क्या, बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्लोप फॉर्म में हमने इसका इक्वेशन तो लिखा था टेंजेंट का। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बीस ठीक बी है, स्क्वायर। ठीक है। तो यस इसके स्लोप फॉर्म में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आते हैं वो क्या आते हैं, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा प्लस माइनस बी बाई सी, ठीक है। देखो ये कैसे आया था, एक बार अपन बना लेते हैं इसको। इसको मान लो मैंने स्लोप फॉर्म में लिखा है, तो y एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको मैं c ले लेता हूँ अभी के लिए, है ना, कि ये पूरा वैल्यू क्या है हमारे पास, c है, ठीक है। अगर मैं c को डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, चलो, है ना, आपको याद भी रख लेना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जरूरत पड़ जाए या लिख लेना, है ना, तो आसानी रहेगी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो कैसे निकालेंगे, वही कंपेयर करके, अगर हम इसको पॉइंट फॉर्म ले लेते हैं, मान लो x1 y1 है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, x1 y1 पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की, तो क्या आ जाएगी, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, -1 इक्वल टू 0। तो इसको जब कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x1 अपॉन ए स्क्वायर एम इक्वल टू y1 अपॉन बी स्क्वायर 1, ये 1 हो गया, इक्वल टू, और ये हमारे पास आ जाएगा -1/c, ठीक है। अब ये c की वैल्यू तो हमारे प्लस माइनस में आती है ना, तो चलो मैंने c लिख दिया ऐसे सिर्फ, है ना, ये प्लस माइनस c है तो ये चलो प्लस माइनस c आएगी। तो यहाँ से देखो x1 क्या आएगा, ए स्क्वायर एम बाई सी, बी अपॉन एम बी बाई, और ये c की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ आ गया, बताओ, ठीक है। ये स्लोप फॉर्म में हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। अब कहीं भी हमें निकाल सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट की बात करें कि इनफाइनाइट स्लोप निकालना है, ये क्या है, एसिम्पटोट, इसको लिख लेना टेंजेंट एट इनफाइनाइट, ठीक है, टेंजेंट एट इनफाइनाइट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, मतलब ये इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। इनफाइनाइट कब बनेगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 मतलब ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गोज टू 0, ठीक है, ये 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या निकला है, स्लोप इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए। ये किसकी स्लोप है, ये जो दो लाइन है, एक लाइन आपकी ऐसे इधर बनती है और एक टेंजेंट हमारी इन्फिनिटी पे ऐसे बनती है। तो ये हमारे इन्फिनिटी टेंजेंट मतलब एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, स्लोप मिल गया, अब देखो c तो 0 है क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, c 0 है, तो ये सेंटर से पास होगी। जो भी एसिम्पटोट्स होती है वो हमेशा सेंटर से पास होती है। तो इनकी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी b बाई ए एक्स, और दिस विल बी x इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। बताओ, दोनों की स्लोप मिल गई, हमने एक बार ये लिख दिया y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, दूसरा y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस अब सर। इसके बाद हम देखेंगे तो इसका इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स
एसिम्प्टोट्स क्या हो गया, पहला तो आपके पास, अच्छा इसको मैं थोड़ा ऐसे फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x अपॉन ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा। दोनों लाइंस को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम पेयर ऑफ इक्वेशन देखें, देखो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, इसको एक साथ लिखें, एक साथ कैसे लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ गई हमारे पास, बताओ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत आसान है, अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, मान लो कोई भी हमारे पास हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आपको बोला जाता है कि इसके एसिम्प्टोट्स की पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन बताओ, तो आप क्या करोगे, ये जीरो की जगह, वन की जगह जीरो कर दो बस, ठीक है। वन की जगह क्या करेंगे, जीरो, तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है? अब यस सर। एंगल बिटवीन, दूसरी चीज अगर हम देखें, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल देखो, ये हमें दिख रहा है कि ये इक्वली इंक्लाइन है, क्योंकि दोनों की स्लोप में प्लस माइनस का फर्क है, दोनों की स्लोप का सम 0 है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और यस अगर ये सर। वाला फाई होगा तो ये वाला भी फाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो एंगल आ गया, एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया हमारे पास टू टैन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। बताओ, tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए था, तो टू टैन इनवर्स बी बाई ए हो गया एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स। क्लियर है? ये एंगल आ गया। इसके बाद एक चीज यहाँ से यस ऑब्जर्व सर। करेंगे कि ये जो, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कि इसके देखो जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो इसका एसिम्प्टोट्स का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है, क्योंकि सेम एंगल बना रहे तो ट्रांसवर्स एक्सिस एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये भी एंगल बाइसेक्टर हो गया, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। बताओ, यस 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 है सर। ना? तो इसको नोट कर लो, फिर मैं प्रॉपर्टीज आपको इसकी बता देता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो इसमें से जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, पहला पहला तो ये प्रॉपर्टी नोट करो, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारा हाइपरबोला, हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव सेम एसिम्प्टोट्स, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा ये लिख लो, देखो एसिम्प्टोट्स, ठीक है, एसिम्प्टोट्स पास थ्रू the center of pass through the center of hyperbola and are equally inclined are equally inclined to transverse axis of hyperbola, hence bisector hence bisector hence bisectors of angle between asymptotes are principal axis, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। क्या है, कोई भी एसिम्प्टोट्स हैं तो उनके ये प्रिंसिपल एक्सिस बाइसेक्टर होता है, ये थीटा, इधर अगर फाई है तो ये भी फाई होगा, ठीक है, ऐसे बनता है।
और इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऊपर बन जाता है। ठीक है, अब Yes, sir. तीसरा चीज, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए क्या होती है कंडीशन बताओ, a इक्वल टू बी, ठीक है, Yes. इक्वल टू बी, Yes, तो sir. आ जाएगा आपके पास a इक्वल टू बी था, है ना, मतलब इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, अगर a इक्वल टू बी हो गया तो स्लोप क्या आ जाएगी, वो वाली स्लोप हमारी प्लस माइनस वन आ जाएगी, मतलब जो लाइंस होगी वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो डायग्राम बनाएंगे, है ना, ये मान लो। ठीक है, तो इसमें जो एसिम्प्टोट्स हैं वो कैसी होंगे, परपेंडिकुलर है, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो इनके एसिम्प्टोट्स होते हैं वो राइट एंगल पे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये एक्स वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाले के लिए। अगर जो रोटेटेड वाला मैंने आपको पढ़ाया है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, तो उसके लिए एसिम्प्टोट्स क्या होंगे बताओ, इसके लिए क्या सर होंगे, यही क्या कहते हैं, एक्सिस। एक्सिस ठीक हो है, जाएगी। हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो, ये इसकी एक्सिस एसिम्प्टोट हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे अब, Yes, sir. ये नोट कर लो, क्वेश्चन लिखो इस पे एक, फाइंड एरिया, देखो फाइंड एरिया formed by फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ, यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिख देना, फॉर्म्ड बाय एसिम्प्टोट्स एंड एनी tangent of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ट्राई कर लो। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो देखो ये वाली जो हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि a और b बराबर है, तो जो इसके एसिम्प्टोट्स बनेंगे वो ऐसे कुछ बनेंगे। ठीक है, अब इसके लिए बोला है कि कोई भी टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट है, मतलब जो भी ऐसे जनरल फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है ना, उसका अगर हम एक पर्टिकुलर केस लेके अगर सॉल्व करते हैं तो वो आंसर सही आता है, क्योंकि वो सबके लिए ट्रू है, इसलिए आपको जनरल फॉर्म में पूछा जाता है ना। चलो इसमें ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन हमारे पास ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये आपका ए आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये चार ऑप्शन। तो यहाँ पे तो हमें पता है राइट एंगल है, अब इसकी कोई भी टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट है, तो आप ऐसे सोच लो कि ये है, तो ये राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, ये बेस निकालना है आपको और हाइट निकालना है। तो जनरल फॉर्म में करेंगे तो इसका कोई हम पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे, ए साइन, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, ए सेक थीटा ए टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए और बी तो बराबर है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, हमें आंसर निकालने से मतलब है, आंसर तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि एनी टेंजेंट है ना, तो इसकी एक नॉन टेंजेंट हम सबसे सिंपल वाली ये भी लिख सकते हैं। बताओ, वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन सर क्या हो एक्स जाएगी, बराबर 0। एक्स इक्वल टू ए, जीरो कहाँ से आ गया, ए होगा ना, हाँ ये सर ए ए। पॉइंट है। ठीक है, सो अब आप निकाल सकते हो, तो ये वाली इसका इक्वेशन क्या था बताओ, इसका इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू बी बाई, मतलब इसका इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि ये तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो y इक्वल टू एक्स, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, a कॉमा ए। ठीक है, ऐसे ये कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, a कॉमा माइनस ए। बोलो, माइनस। हाँ, तो अब ये राइट एंगल यस बन सर। रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया क्या आ जाएगा, अब ये लेंथ बताओ क्या होगी, ये लेंथ
दिस लेंथ ए सर रूट रूट टू हाँ ठीक है, और ऐसे ए रूट टू ये हो गया। तो जो एरिया होगा आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे ए बी सी बना देते हैं। मान लो हमारे पास ए पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी सी का जो एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ बेस कितना हो गया ए रूट टू इंटू ए रूट टू, क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। तो कर लोगे। अब इसके लिए हमें एसिम्पटोट पता होना चाहिए था, है ना। एसिम्पटोट्स किसी भी हाइपरबोला के लिए आप लिख लोगे सीधा। हमें ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन क्या होती है एसिम्पटोट्स की, प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, ठीक है। ये ध्यान रहेगा तो हम बाकी चीजें निकाल लेंगे, कहीं भी यूज हो सकता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। यस सर।